रिकॉर्डिंग शुरू की है आपने, वीडियो कैमरा ऑफ करना है तो कर लो। ले हमसा, now we are progressing in this topic of quantum physics. Slowly and gradually, the picture is becoming complete. Our today's article is wave particle duality. वेव हो या पार्टिकल हो, दोनों ही ड्यूल बिहेवियर शो करते हैं। देखो हमजा, एज फार एज आर फिजिक्स इज कंसर्न, इसमें बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, एक कॉन्सेप्ट फेमस हुआ, एक कॉन्सेप्ट अप्रूव किया साइंस ने, साइंटिस्ट ने, तो फिर किसी और साइंटिस्ट ने उसके वाइस वर्सा सोचा, और वाइस वर्सा सोचकर उसने बड़ा सक्सेसफुली एक नई ब्रांच को या एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। मैं तुम्हें पास्ट में से, आपके ओ लेवल्स के सिलेबस में से एग्जांपल देता हूँ। मसलन ये पहले डिस्कवर हुआ था कि अगर किसी कंडक्टर में से चार्ज्ड पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो उस चार्ज कंडक्टर के अराउंड, उस कंडक्टर के अराउंड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर के अराउंड जिसमें से चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, उस कंडक्टर के अराउंड कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, ऑब्वियसली उसके अराउंड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। डू यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ओ लेवल्स फिजिक्स? नो सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फिजिक्स के सब्जेक्ट का और फिजिक्स की लैंग्वेज का, बल्कि डेफिनेटली ए लेवल्स में भी ये इन्वॉल्व होता है, और इसके बगैर आप किसी ना किसी क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिकॉल कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हमने पढ़ा था अपनी ओ लेवल्स फिजिक्स में, और अब ए लेवल्स में हमें इसको एट टाइम्स रिकॉल करने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करे, तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ओ ठीक से, मैं समझ गया, मुझे याद आ गया। हाँ, ट्राई टू रिकॉल द राइट हैंड ग्रिप रूल। यस सर। याद है? अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो हम उसको अपने राइट हैंड में ग्रिप करते थे इस तरह से कि हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो हमारी जो फिंगर्स का कर्ल था वो इंडिकेट किया करता था, वो गाइड किया करता था, वो हमें कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया करता था हमारा, कि जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आ गया याद? जी सर, याद आ गया। ओके। अब देखो, साइंस के अंदर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने पहली दफा साइंस वर्ल्ड को ये बताया था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। straight away we have built it the concept of electromagnetism, इसको आपने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पूरी ब्रांच बना दिया था फिजिक्स की। तो ये जो फिजिक्स की ब्रांच थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इसकी इसका जो पायनियर कॉन्सेप्ट है, इसका जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस हो जाता है। आगे चलूं हमजा? जी सर। ओके। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वाइस वर्सा रिवर्स कर दिया एक साइंटिस्ट ने। वाइस वर्सा क्या रिवर्स कर दिया? उस साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मिलता है, प्रोड्यूस होता है, तो क्या वाइस वर्सा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, किसको? कंडक्टर को। जब एक कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया, चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो, चाहे वो किसी और शेप का कॉइल हो, लेकिन आपने इस तरह से पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने मूव करवाया एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और कहा कि इससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनपुट के तौर पर ऑब्टेन होता है एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, और कहा कि रेक्टेंगुलर कॉइल के जो किनारे हैं, जो दो एंड पॉइंट्स हैं, उन एंड पॉइंट्स पे, उन दो एंड पॉइंट्स पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया है। और फिर उसके साथ आपने कनेक्टिंग सर्किट लगाकर ओवरऑल इस टॉपिक को एसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का नाम दिया। रिमेंबर दैट हमजा?
यस सर। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने तुम्हें बताया है, उस बंदे ने सोचा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, क्या उसने कहा कि भाई हम रिवर्स में क्यों ना बिहेव करके देखें। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को प्रोड्यूस करते हैं या किसी कंडक्टर से लिंक करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, तो क्या उस कंडक्टर के जो दो एंड पॉइंट्स हैं, उन एंड पॉइंट्स पर एक वोल्टेज की वैल्यू, एक ईएमएफ की वैल्यू ऑब्टेन होगी। और ऐसा ही हुआ। और ये वो कॉन्सेप्ट है हमजा जिसने ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को बहुत सर्व किया। आज भी देखो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर गुजारा नहीं है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेसिक पाइनियर कॉन्सेप्ट यही है कि हम खुद से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनपुट के तौर पर। क्या होता है, जियोग्राफिकली कहीं हाइट से अगर वाटर गिर रहा है, हमारे जो डैम्स हैं, खासतौर पर पाकिस्तान का जो मंगला डैम है, पाकिस्तान का जो तरबेला डैम है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स हैं। तो इसमें हम जियोग्राफिकली एक ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करते हैं जहां हाइट से वाटर नीचे गिर रहा हो। हाइट से वाटर जब नीचे गिरता है तो नीचे आके एक टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन के ऊपर उसको हिट करता है, उसको रोटेट करता है, टरबाइन रोटेट करती है एक टिपिकल फ्रीक्वेंसी के साथ। जब वो एक टिपिकल फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करती है तो उसके साथ हमने मैग्नेट अटैच किया होता है, मैग्नेट भी रोटेट करता है। वो अटैच मैग्नेट जब रोटेट करता है तो करीब ही एक सर्किट मौजूद होता है जिसके साथ लिंक कर जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। आर यू रिकॉलिंग दिस कॉन्सेप्ट हमजा? यस सर। ओके। तो वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था, फाइनली वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। फिर हम उसको आगे ट्रांसफार्मर को फीड करते हैं, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करता है, स्टेप अप करके उसकी ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन करके जहां ले जाना है वहां ले जाके स्टेप डाउन करते हैं, और फाइनली फिर हम उन जगहों पर सप्लाई कर देते हैं जहां पर उसको सप्लाई करना होता है। तो ये देखो, तुम्हें मैंने बहुत बड़ी एग्जांपल दी है फिजिक्स से कि फिजिक्स में ये पहली दफा मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने लगा, पहले भी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्ड हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने साइंस वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर दिया, ये कॉन्सेप्ट भी कंस्ट्रक्ट कर दिया कि वेव्स, और ख़ास तौर पर वेव्स फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, वो पार्टिकल बिहेवियर, या यूँ कह लीजिए कि फोटॉन से मिलकर बनती हैं। फोटॉन जो कि पार्टिकल है और वो पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं। तो अगर वेव्स हमजा पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं तो साइंस वर्ल्ड से ही एक बंदा डी ब्रॉगले, हम तो इसको डी ब्रॉगले कहा करते थे, कल परसों मैं किताब देख रहा था उसमें डी ब्रोही लिखा हुआ था, चलो हम ब्रोही प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो डी ब्रोहे जो था, इसने रिवर्स वे में सोचा। रिवर्स वे में इसने ये सोचा कि अगर एक वेव या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल बिहेवियर शो करती है, तो क्या एक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन इज अ बिग एग्जांपल ऑफ अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज एन एस्टैब्लिश्ड पार्टिकल इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो क्या एक पार्टिकल वेव बिहेवियर शो कर सकता है? दैट वाज द बेसिक थिंकिंग ऑफ डी ब्रोही, जिसने बाद में प्रूव करके अपने इस कॉन्सेप्ट को नोबेल प्राइज भी जीता, और ये भी बहुत बड़ा इनकलाब था। और हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की तरफ चल पड़े। हमजा, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लीज टेल मी, आपको क्या समझ आई? सर ये समझ आइए कि हमने अभी देखा है कि वेव्स जो हैं उनके अंदर मतलब पार्टिकल्स का बिहेवियर भी नज़र आता है, और कि पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर वेव्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आएंगी। एग्जैक्टली बेटा, मैं यही कह रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया कि वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं, वो फोटॉन से मिलकर बनती हैं, वो फोटॉन की फॉर्म्स में ट्रेवल करती हैं। फोटॉन जो कि एनर्जी पैकेट्स हैं या एनर्जी के क्वांटाज हैं, इनकी फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उन्हीं दिनों में डी ब्रोही नाम के एक साइंटिस्ट ने, डी ब्रॉगले नाम के एक साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्या रिवर्स एटीट्यूड भी कायनात में पॉसिबल है, क्या रिवर्स एटीट्यूड भी नेचर ने रखा है, क्या नेचुरली हमें रिवर्स एटीट्यूड कि क्या हम किसी पार्टिकल से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, क्या हम किसी पार्टिकल से वेव बिहेवियर ले सकते हैं? तो ये सोचते हुए उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। स्टार्ट कर रहा हूं। कहता है कि डी ब्रोही
imagine that electrons would travel through space as a wave. उसने कहा कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स भी जब स्पेस में ट्रेवल करते हो तो वो एज अ वेव ट्रेवल करते हो। देखो मैं कंडक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। आपने सीआरओ कहा था ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जी सर। सीआरओ के अंदर आप ट्यूब में सीआरटी कैथोड रे ट्यूब में आप वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं और उस वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैथोड से एनोड की तरफ एक्सेलरेट होते हैं। फिर एनोड जो कि एम्प्टी था अंदर से, हॉलो था अंदर से, सिलेंड्रिकल हॉलो शेप थी, उसमें से एक्सेलरेट होता हुआ एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स से गुजरता हुआ जाके फाइनली स्क्रीन के ऊपर फॉल करता था। तो ये हम जो ट्रेवल है इलेक्ट्रॉन्स का जो सीआरटी के अंदर है, ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल की थ्रू द स्पेस। अगर आप कॉपर वायर की बात करते हो कि कॉपर वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं तो ये ट्रेवल थ्रू स्पेस नहीं है। ठीक हो गया? जी सर। ओके, डी ब्रोही ने इमेजिन किया, जाहिर है इमेजिन ही कर रहा था, जब तक एक्सपेरिमेंटली एक बात प्रूव नहीं हो जाती तब तक वो आपकी इमेजिनेशन है। तो डी ब्रोही ने इमेजिन किया कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेस के अंदर वेव की तरह ट्रेवल करते हो, और इस अपनी थिंकिंग को उसने अपनी इस डिस्कवरी को प्रपोज किया साइंस वर्ल्ड के सामने। कहा ही प्रपोज्ड दैट द वेव लाइक प्रॉपर्टी of a particle like the electron can be represented by its wavelength lambda। तो और अगली बात उसने ये कही या लोगों ने उससे पूछी कि डी ब्रोही साहब, अगर आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स नाम के पार्टिकल्स स्पेस में वेव की तरह ट्रेवल करते हैं तो फिर आपको उस वेव की वेवलेंथ की बात भी करनी होगी। आप जानते हो हमजा, अगर वेव है तो वेव की वेवलेंथ भी होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने इसके बारे में भी सोचा है, और उसने कहा कि उस पार्टिकल, वो पार्टिकल जो स्पेस में वेव की तरह ट्रेवल करता है, उस पार्टिकल की वेवलेंथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला था लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच ओवर स्मॉल पी, वेयर स्मॉल पी इज द मोमेंटम। हम सब मोमेंटम क्या होता है? सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। Rate of change of force, ठीक है, it's okay, but basically its definition was being emerged that it is actually the product of mass and वेलोसिटी। velocity। फिर हम उस mass और velocity के प्रोडक्ट को जो शेप देते हैं और उसको फिर नया नाम देते हैं, उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कह देते हैं। इट्स ओके, लेकिन बेसिकली इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास या वेलोसिटी में से अगर कोई एक चीज ज्यादा हो तो भी मोमेंटम ज्यादा होता है, कोई एक चीज कम हो तो भी मोमेंटम कम होता है, दोनों ज्यादा हो तो भी मोमेंटम ज्यादा, या दोनों कम हो तो भी मोमेंटम कम। तो डी ब्रोही ने ये प्रपोज किया साइंस वर्ल्ड को कि एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, और हो सकता है कि उसकी ये थ्योरी जो है वो लॉ बन जाए और उसकी ये बात करेक्ट हो कि इलेक्ट्रॉन्स भी स्पेस में ट्रेवल करते हैं वेव्स की तरह, और इलेक्ट्रॉन्स के इस वेव्स ट्रेवल के लिए जो इक्वेशन उसकी वेवलेंथ और उसके मोमेंटम को रिलेट करती है वो है लैम्ब्डा इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर स्मॉल पी। अब देखो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने E इक्वल्स टू एच इंटू एफ की बात की, तो E इक्वल्स टू एच इंटू एफ जो था उस इक्वेशन ने बड़ी हेल्प की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल बिहेवियर प्रूव करने में। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। तो अब यहां पर भी डी ब्रोही हेल्प ले रहा था उसी प्लैंक्स कांस्टेंट से और कह रहा था कि यही प्लैंक्स कांस्टेंट तब भी इन्वॉल्व होगा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट तब भी इन्वॉल्व होगा जब हम एक पार्टिकल का वेव बिहेवियर, एक पार्टिकल का वेव बिहेवियर इस्टेब्लिश करेंगे। और इक्वेशन प्रेजेंट कर दी गई लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। जाहिर है अभी ये पॉस्टुलेट है, ये पॉस्टुलेट तब तक करेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना मिले। आगे चलते हैं। वो कहता है द प्लैंक्स कांस्टेंट h इज द सेम कांस्टेंट दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन इक्वल्स टू h इनटू f फॉर द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। इट इज फैसिनेटिंग। साइंस के लोग जो होते हैं ना बेटा, इनको बहुत सी चीजें फैसिनेट करती हैं। देखो ये आर्किटेक्ट क्या इतना सोचना काफी नहीं है, इतना सोचना कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है कि एक आर्किटेक्ट है तो एक ही तरह का अपना बिहेवियर शो करता है। तो अगर ये सब कुछ एक अल्लाह ने बनाया है तो जाहिर है कि उसके अंदर एक ही किस आर्किटेक्ट जो है वो दिखाई देना चाहिए। तो सेम इज द केस हियर। इट इज फैसिनेटिंग हाउ द प्लैंक्स कांस्टेंट इज entwined with the behavior of both matter as waves, as an example electrons, and electromagnetic waves as particles
photons. हमजा बेटा इस सेंटेंस के मीनिंग्स आपने मुझे समझाने, मैं रिपीट कर रहा हूं. It is fascinating how the Planck constant is entwined with the behavior of both matter as waves and electromagnetic waves as particles. क्या मतलब है इसका? Are you there, Hamza? ऐसे ऐसे इसका होगा कि energy is proportional to frequency in the same way as the wavelength is proportional to momentum. Shabash. ठीक है, it's a good attempt. Very, in a very simple way, E equals to HF was the equation which has established the electromagnetic waves or the waves particle behavior, right? And now lambda equals to H over small p is gonna be an equation, is being established as an equation. उस वक्त नहीं थी लेकिन अब तो है ना, अब तो प्रूव हो चुकी है कि ये वो इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि पार्टिकल्स के वेव बिहेवियर को शो करना जा रही है. तो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी में अब दोनों चीजें आ जाती हैं. जब हम ये कहते हैं ना वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये कहने जा रहे हैं, आज के आर्टिकल के बाद हम ये प्रूव कर देंगे कि पार्टिकल्स भी वेव बिहेवियर शो करते हैं, जस्ट लाइक एज जैसे वेव्स ने पार्टिकल बिहेवियर शो किया था. वेव्स ने पार्टिकल बिहेवियर शो किया, ये तो न्यूटन ने 1704 में प्रेडिक्ट कर दिया था. ऑल्दो कि उसकी एफर्ट्स जो है बेचारे की ज़ाया चली गई और बाद में पता चला कि न्यूटन सही कहता था, लेकिन 1704 में ये डिस्कशन शुरू कर दी गई थी. जबकि ये तो ब्रांड न्यू डिस्कशन थी और बिल्कुल एक नया रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि जी पार्टिकल भी वेव बिहेवियर शो करेगा, करके देख लो. अच्छा देखते हैं. The wave property of the electron was eventually confirmed in 1927 by the researchers in America and in England. अब देखो लोग किस तरह से रिसर्च में चले जाते हैं और रिसर्च में जाके जगह जगह पे डिफरेंट लैब्स के अंदर एक रेस लग जाती है, और एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि 1927 में ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम अमेरिका में भी ये रिसर्च सक्सेसफुल रही और इंग्लैंड में भी ये रिसर्च या ये एक्सपेरिमेंट जो था इसने कंफर्म कर दिया. The Americans, Clinton Davison, Edmund Gerber, showed experimentally that electrons were diffracted by the single crystals of nickel. Now here I need the concept of diffraction up to a certain extent. तो कुछ याद है हमजा diffraction क्या था? So when a wave passes through a gap that is comparable in size to its wavelength, the wave. Shabash, very good, very good. Repeat it once again from the beginning. When a wave passes through a gap that is of comparable size to its wavelength, the wave will spread from its original path. Exactly. Yani, if a wave is passing through a slit, is passing through a narrow gap, so as the light travels in a straight line, waves travel in a straight line, it goes straight. But if we are making this particular narrow slit or the narrow gap narrower and narrower, so a time arrives when that particular size of the gap becomes comparable. वो हम एक फार्मूला पढ़ेंगे कि वो कंपैरिजन क्या है. It becomes comparable with the size of the wavelength. तो क्या होता था कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई कोन की शेप में स्प्रेड कर जाती थी वेव. ऐसा ही था ना हमजा? जी सर. स्ट्रेट लाइन में आ रही है और स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है. हमने क्या किया, हमने नैरो को और ज्यादा नैरो, स्लिट को और नैरो कर दिया, स्लिट को और नैरो कर दिया, और फिर एक खास साइज पर स्लिट के एक खास डिस्टेंस पे, एक स्लिट का जो नैरो साइज था उस नैरो साइज का एक खास डिस्टेंस होता है जो कंपेरेबल होता है इनकमिंग या इंसिडेंट वेव्स की वेवलेंथ के साथ. जैसे ही वो आपस में एक खास कंपैरिजन में आते हैं तो अब वो स्ट्रेट नहीं जाता बल्कि अब वो डायफ्रैक्ट करता है, यानी वो एजेस के अराउंड रिवॉल्व करता है, कोन की शक्ल में रिवॉल्व करता है और उस एरिया में पहुंच जाता है जिस एरिया में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसके पहुंचने को. ये थी डायफ्रैक्शन. और डायफ्रैक्शन को इन्वेंट करने वाले जो लोग थे इसमें थॉमस यंग भी शामिल था. उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि कल को आने वाले दिनों में ये जो फिनोमेना है ये पार्टिकल्स को लेकर भी प्रूव कर दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि पार्टिकल्स भी डायफ्रैक्ट करते हैं. क्या हमजा आगे चलूं बेटा? बाकी आवाज कट गई थी बीच में.
Okay. The diffraction of electrons confirmed their wave-like property. इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन ने कंफर्म कर दिया कि वाकई पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स जैसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं या बिहेव करते हैं या एग्जिबिट करते हैं. In England, George Thomson fired electrons into the thin sheets of metal in a vacuum tube. He too provided evidence that electrons were diffracted by the metal atoms. Louis de Broglie received the 1929 Nobel Prize in Physics. Clinton Davison and George Thomson shared the Nobel Prize in Physics in 1937. देख लो मतलब एट द सेम टाइम साइंस में अब ऐसी रेस लग चुकी है, पिछली सेंचुरी में ऐसी रेस शुरू हो गई थी. एट द सेम टाइम दो दो टीम्स ये रिजल्ट प्रूव करती हैं और दोनों टीम्स जो हैं वो नोबेल प्राइज लेकर जाती हैं. अब देखते हैं जी कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या. ये देखो हमजा, CRT कैथोड रे ट्यूब से मिलता जुलता अपरेटस है. यहां पे 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है इस फिलामेंट को, और ये थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा. क्या थी थर्मियोनिक एमिशन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे? थर्मियोनिक एमिशन कैथोड जो है वो हीट फिलामेंट जो है उसका वो हीट अप होता है, उसकी हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट होते हैं और एमिट होते हैं. राइट, शाबाश. यानी कि हम 6 वोल्ट्स का EMF प्रोवाइड करेंगे. 6 वोल्ट्स का EMF जो है वो इसमें से एक सूटेबल करंट फ्लो करवाएगा. वो सूटेबल करंट जो है वो सूटेबल हीट प्रोड्यूस करेगा. वो जो सूटेबल हीट है जब उसको एब्जॉर्ब करेंगे फिलामेंट के एटम्स, तो उस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हीट एनर्जी को, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस हीट एनर्जी को यूज करेंगे वर्क डन करने के लिए अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और उस सरफेस से, उस फिलामेंट की सरफेस से बाहर निकल आएंगे. जैसे वो बाहर निकलेंगे आप देखिए 5000 वोल्ट्स का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो इस एनोड के ऊपर मौजूद है. तो ये अनबैलेंस फोर्स लगाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है एनोड और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा एनोड की तरफ. ये एनोड जो है ये टनल शेप का है, ये हॉलो सिलेंड्रिकल शेप का है. तो वो इसके सेंटर से होती हुई वो जो बीम है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधी गुजर जाएगी. क्यों हमजा, उसमें से सीधी क्यों गुजर गई भाई, उसके ऊपर फॉल क्यों नहीं कर गई? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था, वो पॉजिटिवली चार्ज था. तो फॉल इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो एनोड नेगेटिवली चार्ज है तो वो उसको रिपेल करेगा. नो, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई this sequence of electrons, the electrons which are coming one after the other are being accelerated through the tube. देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास दो डिफरेंट गन्स हैं. एक गन है जो कि बुलेट को 1 किलोमीटर तक फायर करती है, दूसरी गन है जो बुलेट को 2 किलोमीटर तक फायर करती है. ठीक है, क्यों? इसलिए कि दोनों अपनी अपनी बुलेट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ इनर्शिया देकर भेजते हैं. देखो 1 किलोमीटर तक बुलेट ट्रेवल कर रही है, जबकि ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये चाहती थी कि उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नीचे गिरा दे, नहीं गिरा सकी. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी उस बुलेट के पास इतना इनर्शिया होता है एट द टाइम ऑफ फायर कि वो 1 किलोमीटर तक हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती चली जाए अगर रास्ते में कोई रोकने वाला कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं आता तो. ऐसा ही है ना हमजा? जी सर. और एक और गन है जो बुलेट को 2 किलोमीटर तक ट्रेवल करवाती है. इसका मतलब है कि वो वाली गन डबल इनर्शिया के साथ बुलेट को फायर करती है. तो सेम इज द केस हियर कि आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के बाद 5000 वोल्ट्स के साथ उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगाई है. ये 5000 वोल्ट्स बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा. तो 5000 वोल्ट्स ने जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगाई तो वो एक्सेलरेट हुआ और उसके पास इतना इनफ इनर्शिया, इतना ज़बरदस्त मोमेंटम मौजूद है कि बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल शेप एनोड. बात समझ में आई हमजा?
Yes, sir. Sir, but why will it only pass through? Why won't it stick to the anode or hit the anode? इसलिए बेटा कि इसका जो सेंटर है ना वो बिल्कुल हॉलो है, और हॉलो होने की वजह से एक तो उसको कोई कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं रोकेगा, दूसरी बात वो सेंटर के ऊपर जो बीम ट्रेवल करके जा रही है उसको ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको डाउनवर्ड भी अट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि डाउनवर्ड भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको लेफ्टवर्ड भी अट्रैक्ट किया जा रहा है, लेफ्टवर्ड भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको राइटवर्ड भी अट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि राइटवर्ड भी पॉजिटिव चार्ज है। आप समझ रहे हैं? जी सर, समझ गया। तो वो तमाम चार्जेस या वो तमाम फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, लेकिन जो स्ट्रेट वाली फोर्स है वो उसको इनर्शिया के साथ सीधा ले जाएगी। ठीक सर। ओके, अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है, हमने कार्बन की एक फिल्म यहाँ पे रखी है, ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स ही होते हैं, कार्बन की एक फिल्म यहाँ रखी है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक केमिस्ट्री है कि कार्बन के दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, और वो जो कार्बन के दो एटम्स के दरमियान जो स्लिट बनी हुई है, कार्बन के दो एटम्स के दरमियान जो नैरो स्पेस बनी हुई है, उस नैरो स्पेस का जो डिस्टेंस है वो एक खास रेशो में है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो आगे चल के वेवलेंथ ऑब्टेन होने वाली है लैम्ब्डा इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम के साथ, उसके साथ उसका एक खास रिलेशनशिप बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हमजा? यस सर। इसलिए कार्बन की फिल्म सेलेक्ट की गई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसलिए यहाँ पे ग्रेफाइट की एक इंतहाई नैरो फिल्म सेलेक्ट की गई जिसमें जो ऑलमोस्ट एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक सिंगल लेयर ऑफ ब्रिक्स दीवार बनाते हैं, एक ही ब्रिक लगाकर हम, एक ईंट लगाकर हम दीवार बनाते हैं, दो ईंटें नहीं लगाते हैं, तीन ईंटें नहीं लगाते हैं, तो बिल्कुल उस तरह से एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स और दो एटम्स के दरमियान की एम्प्टी स्पेस, वो एम्प्टी स्पेस जो है, वो डिस्टेंस जो है, वो नैरो होल जो है, वो एक खास डिस्टेंस था और एक खास कंपैरिजन में था। तो बेटा जब उस खास डिस्टेंस वाले कार्बन एटम्स के दरमियान से या स्लिट से इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम पे डिपेंड करती है, पी पे डिपेंड करती है, ठीक है हमजा? जी सर। जब गुजारा गया तो देखा गया कि वो इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्रेट नहीं जाती जा रही, सिर्फ स्ट्रेट नहीं जा रही, बल्कि वो एजेस की तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, तमाम एजेस की तरफ एक कोन की शक्ल में स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड कर गई। ये स्क्रीन जो फॉस्फोरस स्क्रीन है ये बिल्कुल वैसे बिहेव करती है जैसे कि आपके सीआरओ की स्क्रीन बिहेव करती थी। आप जानते हो ये ग्लो करती है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर देती है फोटॉन्स में, और वो फोटॉन्स अगर विजिबल कलर के हैं, अगर विजिबल फ्रीक्वेंसी के हैं तो हमें दिखाई देते हैं। तो हमजा क्या ये डायफ्रैक्शन नहीं थी? जी सर, डायफ्रैक्शन ही थी। ये एग्जैक्टली डायफ्रैक्शन थी, ये बिल्कुल वही बिहेवियर था जो वेव्स जो हैं वो डायफ्रैक्शन के टाइम पे या डायफ्रैक्शन के दौरान शो किया करती थी। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट के साथ सक्सेसफुली ये प्रूव किया गया कि पार्टिकल्स जो हैं वो भी स्पेस में ट्रेवल करते हुए वेव जैसा बिहेवियर, वेव जैसा एटीट्यूड शो करते हैं। बाद में तो खैर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी बहुत सारे, मगर ए लेवल्स की स्टेज पर आज की डेट में भी ये एक इंतहाई एडवांस एक्सपेरिमेंट है, एक इंतहाई एडवांस कॉन्सेप्ट है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये आपके आखिरी चैप्टर्स में, ए लेवल्स के आखिरी चैप्टर्स में रखा गया है, क्योंकि ए लेवल्स जैसी हायर क्लास में आखिरी चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं, समझ लें कि उसकी मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। राइट हमजा? जी सर। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में ये तो अचीव कर लिया गया क्या कि पार्टिकल्स वेव एटीट्यूड शो करते हैं। सिर्फ वेव पार्टिकल बिहेवियर ही करेक्ट नहीं है, बल्कि पार्टिकल वेव बिहेवियर भी करेक्ट है। तो फिर इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल टर्म साइंस ने यूज की, और वो सिंगल टर्म थी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी दोनों ही ड्यूल बिहेवियर, डबल रोल प्ले करते हैं और अपना ड्यूल बिहेवियर शो करते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इसके साथ साथ एक और टास्क भी था, और वो टास्क था कि क्या ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला गिवन दिया है, किसने गिवन दिया है?
डिब्रो डी ब्रोही ने, क्या ये करेक्ट है? तो वो कहता है कि इस फॉर्मूले को भी चेक करना था, तो इसको चेक करने के लिए कहा कि एज द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज वेव्स इंस्टेड ऑफ पार्टिकल्स इन दिस केस यू आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन आर सीन। मतलब हमने डायफ्रैक्शन शो कर दी। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एंड मेड टू मूव एट हायर स्पीड ग्रेजुअली इट मीन्स मोर मोमेंटम। वो कहता है कि अगर मैं ये 5000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 6000 वोल्ट्स कर दूं, तो आप एग्री करते हो इससे हम पी की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे? जी सर। तो वो कहता है कि अगर आप मोमेंटम की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, तो हमने देखा स्क्रीन के ऊपर कि वेवलेंथ छोटी हो जाती है। बेटा जब डायफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, या आप पढ़ चुके हो, अगर आपको याद है तो याद करो कि ये जो सर्कल का डायमीटर था, यानी सेंटर से कितनी दूर तक जाता है, ये वेवलेंथ के साइज पे डिपेंड करता था। ठीक सर। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि जैसे ही हम मोमेंटम बढ़ा के इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेफाइट से पास करते हैं, तो ये जो सर्कल हैं ये श्रिंक करते हैं, यानी इनका रिंग्स का डायमीटर जो है वो रिड्यूस करता चला जाता है। तो रिंग का डायमीटर रिड्यूस करना क्या वेवलेंथ का डिक्रीज होना नहीं? जी सर। तो फिर नजर आ रहा है साफ कि लैम्बडा एंड पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जाहिर है जी, वो साइंस के लोग थे, उन्होंने तो एग्जैक्ट कंफर्म किया होगा। उन्होंने क्या किया होगा, मोमेंटम को एग्जैक्टली डबल करके देखा होगा कि क्या वेवलेंथ एग्जैक्टली आधी हो रही है, क्या डायमीटर एग्जैक्टली आधा हो रहा है। और उन्होंने वेवलेंथ को 3 टाइम्स रिड्यूस करके चेक किया होगा कि क्या वेवलेंथ भी एग्जैक्टली 3 टाइम्स रिड्यूस हो रही है। और सिंस एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, सिंस द वैल्यू ऑफ एच डज नॉट चेंज, तो लाजमी बात है कि यहाँ पर जो लैम्बडा है और यहाँ पर जो स्मॉल पी है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सर हम जो है उसकी वेलोसिटी को पोटेंशियल को बढ़ा के चेंज करेंगे ना? हम वोल्टेज जी एनोड के सर। ऊपर जो वोल्टेज वैल्यू है ना बेटा, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वोल्टेज के इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब वो थर्मियोनिकली एमिट होता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और जब ये फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो इस फोर्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से वेलोसिटी का चेंज होता है। और आपको पता है कि वेलोसिटी के चेंज पे ही डिपेंड करता है मोमेंटम। ठीक सर। समझ आ रही है बेटा? जी सर। मैं थोड़ा तेज नहीं चल रहा? सर थोड़ा तेज है लेकिन समझ आ रही है। हाँ, पर मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि मैं देखूं, चेक करते जाओ। तुम जहां स्लो करवाना हो स्लो करवा लिया करो। ठीक सर। राइट? और मतलब ये सिर्फ तुम्हारी फरमाइश पर मैंने स्ट्रेट अवे तुम्हें क्वांटम से बिगिन किया है, वरना मैंने आज तक कभी सीक्वेंस के बगैर नहीं पढ़ाया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो पढ़ा लेता हूँ, मैं आपके सामने देखो पढ़ा रहा हूँ विदाउट सीक्वेंस, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को पहले मेरे से पढ़ने चाहिए वो सारे आर्टिकल्स। अब देखो ना, आज डायफ्रैक्शन का जिक्र भी कर रहे हैं, फिर हम मोमेंटम का जिक्र कर रहे हैं, फिर इसी तरह से हम अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बात कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात कर चुके हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे बात कर चुके हैं। तो मेरी तसल्ली तब होती है जब मैंने अपने वर्ड्स ऑलरेडी बच्चे को पढ़ाए और सिखाए हुए होते हैं, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है टॉपिक्स को समझना। तो ऐसा करते हैं हमजा कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम शुरू में चले जाते हैं। तो शुरू में तुम मुझे बता दो कि हम कौन सा चैप्टर अब स्टार्ट करें। वो तो फिर मेरे ख्याल से सीक्वेंस से ही चलें। हाँ हाँ ठीक है ना, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद अब सीक्वेंस पे चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो सीक्वेंस में मैं फिर तुम्हें चैप्टर नंबर 3 से लेकर चलूंगा। ठीक है। ठीक है, 1 और 2 विल ऑटोमेटिकली बी कवर्ड इंशाल्लाह। वो जैसे जैसे हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो 1 और 2 जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर होते चले जाते हैं। तो उनके उससे हासिल होता है कि वो फिर नोट्स वगैरह नहीं बनते? नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें रिसोर्स सारी भेज दूंगा, मैं तुम्हें 1-2 की रिसोर्स भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं आपको रिसोर्स भेज दूंगा। और आप एक और बात चेक कीजिएगा कि 1-2 पे सेपरेट क्वेश्चन या डेडिकेटेड क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। डेडिकेटेड क्वेश्चन मतलब कि जो सिर्फ चैप्टर 1 से ताल्लुक रखता हो या जो सिर्फ चैप्टर 2 से ताल्लुक रखता हो, वो तो आता ही नहीं है। चैप्टर 1-2 की कोई बात अगर एग्जामिनर ने पूछनी होती है
तो वो 3, 4, 5, 6 किसी और चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट बनाकर पूछता है। ऐसा ही है ना हमजा? जी सर। एक्चुअली योर सिलेबस इज बिगिनिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। मैं तो रेगुलर भी जब पढ़ाता हूँ ना, A1 के बच्चों को स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मैं 99% सीधा चैप्टर 3 से शुरू करता हूँ, और इन द एंड उन्हें ये कह देता हूँ कि अगर तुम्हें लगे कभी के चैप्टर 1, 2 पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लेना। और बाद में कोई भी सब ये कहते हैं नहीं सर हो गया चैप्टर 1, 2 की समझ आ गई। ठीक है। ठीक है हमजा? जी सर। अच्छा, लो इस आर्टिकल को कंप्लीट करें। वो कहता है यू कैन यूज एन इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन ट्यूब टू इन्वेस्टिगेट हाउ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन देयर स्पीड। Qualitatively, you should find that increasing the anode cathode voltage makes the pattern of diffraction rings shrink. The electrons have more kinetic energy. They are faster. The shrinking pattern shows that their wavelength has decreased. ये बात समझ में आ रही है ना बेटा? जी सर। ये डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, वह हमने देखा था। ये यू कैन फाइंड द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स by measuring the angle theta at which they are diffracted. ये लैम्बडा इक्वल्स टू 2d इंटू साइन थीटा जो है, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो डायफ्रैक्शन के अंदर हम वेव्स के ऊपर भी अप्लाई किया करते थे। यहाँ पर स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द नैरो स्लिट। ठीक है? ठीक है। और नैरो स्लिट का जो डिस्टेंस है वो है, और थीटा जो है वो एंगल है। सर इधर एंगल कैसे मेजर होगा? एंगल ये देखो ना, बेसिकली ये देखो, ये है मीन पोजीशन। इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे थे, ये है उनकी मीन पोजीशन। ठीक है? ठीक है। डायफ्रैक्शन के बाद ये गया। जी सर। तो ये जो एंगल है बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो इनके दरमियान का जो एंगल है, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की ना तुम परवाह करो, ये इंशाल्लाह जब तुम्हें डायफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो तुम्हें इतना बेहतरीन समझ में आएगा कि फिर कोई मसला नहीं होगा फिर। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, फिलहाल तो अब जरा गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि डायफ्रैक्शन तो अपने आप में पूरा आर्टिकल है। अगर हम उसको शुरू करके बैठ जाते हैं तो वो 2 दिन ले जाएगा अगर उसको समझना है तो। और मेरी आदत है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो फिर मेरा मकसद होता है कि वो चीज़ फुल एंड फाइनल होनी चाहिए, ना कि ये कि हम उसको 15-20 मिनट अब पढ़ें, 15-20 मिनट बाद में फिर पढ़ते रहें। ठीक है हमजा? जी सर। In the previous equation, D is the spacing of the atomic layers of graphite. जाहिर है यहाँ पर हमारी स्लिट क्या थी? यहाँ पर हमारी स्लिट थी एटम्स के दरमियान की स्पेसिंग। ठीक है। ठीक है? You can find the speed of the electrons from the anode cathode voltage V, half mv square equals to ev। ये क्या चीज है हमजा? असल में ये भी पिछले यूनिट के अंदर एक रिजल्ट है। पिछले यूनिट में मैं एक ही दफा इसको प्रूव कर दिया करता हूँ, और उसके बाद जब ये बच्चे के सामने आती है तो बच्चा बड़ी आसानी से इसको रिकग्नाइज कर लेता है। फिलहाल तुम इसको देखो बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी एनर्जी है और राइट हैंड साइड पर भी एनर्जी है। जी सर। ऐसा ही है ना? ई और वी का जो प्रोडक्ट है वो भी एनर्जी के लिए स्टैंड करता है, जिसको तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का नाम दे रखा है। जी सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पर भी काइनेटिक एनर्जी है, तो 2 एनर्जीज जो हैं उनको इक्वेट किया जा सकता है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। यानी जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को वोल्टेज की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी आर्टिकल में, जैसे आज के आर्टिकल में हमने क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल को वोल्टेज की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, ऐसा ही किया ना? जी सर। तो तब हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, EV इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। आप जानते हो कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है। आप भी जब पेपर दे रहे होते हो तो पेपर के शुरू में कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, उनमें
इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गिवन होता है। ठीक है। तो फिर पीछे बचता क्या है, V और कैपिटल V। यानी अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन दी होगी तो आपसे स्पीड कैलकुलेट करवा लेगा, अगर आपको स्पीड की वैल्यू गिवन दी होगी तो आपसे वोल्टेज कैलकुलेट करवा लेगा। ठीक है। राइट। अच्छा जी, हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखा है। ये भी पढ़ लो सेंटेंस, अ पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड is incident normally on a carbon film. The scattering of the electrons by the film is observed on the fluorescent screen. ये डायग्राम मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड की है क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपके पास्ट पेपर्स से ली हुई है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आती है और वो कार्बन फिल्म से गुजरती है और इस तरह से ये आपके पास्ट पेपर्स इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए समझना बड़ा आसान है। ये 2 डायमेंशनल है, हमने जो पढ़ी है वो 3 डायमेंशनल थी। ठीक है। राइट हमजा, अगला आर्टिकल शुरू करूं? जी सर। आज मैंने इसीलिए एहतियातन ना 2 लेक्चर्स जो हैं वाइट बोर्ड पे कन्वर्ट कर लिए थे। देखो बेटा, ये जो आर्टिकल है एनर्जी लेवल्स इन एटम्स एंड लाइन स्पेक्ट्रा खास तौर पर, जी सर। इसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स जो हैं वो यूज की गई, जिसमें से मैं 1-2 टेक्निक्स ही अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। पहली बात तो वो ये है कि वो कहता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करें, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करें, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स को भी हीट करें, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक खास फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। और अगर आप किसी भी सब्सटेंस को कूल करें, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर के मुकाबले में कम कर दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। एग्जाम्पल क्या है? देखो, हम सब जानते हैं कि अगर हम सन के सामने जाके धूप में खड़े हो जाएं तो थोड़ी देर बाद कोई विजिबल लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद हमें फील होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत इंक्रीज करता चला जा रहा है और हम हीटअप होते चले जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है हमजा? सन के सामने खड़े होने से कौन सी चीज़ है जो हमें हीटअप कर रही है? सर, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है सन से। शाबाश। सन जो कि हमारे स्टार का नाम है, इससे इंफ्रा रेडिएशंस भी आ रही हैं, इससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आ रही हैं, इससे विजिबल लाइट भी आ रही है। इंफ्रारेड रेडिएशंस खास तौर पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं हीट एनर्जी को अपने साथ कैरी करने के लिए। तो हमारी बॉडी जो है वो इंफ्रा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, क्योंकि सन बहुत हॉट बॉडी है और हम उस वक्त कम टेम्परेचर पे हैं, तो जाहिर है कि हमने उसको एब्जॉर्ब करना है। अब अगर बेटा हीटअप होने के बाद हम छांव में जाके खड़े हो जाएं, तो फिर हमारी बॉडी कैसे बिहेव करेगी? हीट रिलीज करेगी। हीट रिलीज के, जिसको आप आम लैंग्वेज में हीट रिलीज करना कहते हो, हम उसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कि फिर हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और ख़ास तौर पर इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करेगी। ठीक है हमजा, मैं कह सकता हूँ ऐसे? जी सर। इसका मतलब ये है कि हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती है, और हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के मुकाबले में कम होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। जी सर। ठीक हो गया। इस स्टडी को आगे बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? डिफरेंट टाइप्स की गैसेस को जब हीटअप किया गया, और हीटअप करने के बाद
जो इंफ्रारेड रेडिएशंस या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो बॉडीज एमिट करती थी, उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को या तो प्रिज्म से गुजारा गया या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारा गया, और प्रिज्म से गुजारने के बाद या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारने के बाद उनका जो स्पेक्ट्रम है उसको स्टडी किया गया और देखा गया कि अगर वो स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम है, अगर वो स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट में फॉल करता है तो फिर लाजमी बात है कि हमें दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर हफ्जा, सोडियम के जो वेपर्स होते हैं, जो गैस फॉर्म में होता है, सोडियम लैंप होता है, बाकायदा मार्केट में मिलता है, फिजिक्स लैब में मौजूद होता है। हमारे स्कूल की जो फिजिक्स लैब है वहाँ सोडियम लैंप मौजूद है। हमने अक्सर सोडियम लैंप के साथ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते रहते हैं। जब मुझे वाइट लाइट चाहिए होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोडियम लैंप को जला लेता हूँ। अब सोडियम लैंप के अंदर बेसिकली सोडियम वेपर्स होते हैं, वो हीटअप होते हैं, वो हीटअप होके वाइट लाइट को इमिट करते हैं। मैं जब उस वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारता हूँ या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारता हूँ तो बच्चों को रेनबो के सारे कलर्स, विबिग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड दिखाई देते हैं। ऐसा ही है हमजा? जी सर। अच्छा, सोडियम गैस जो है उसका स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली तमाम के तमाम विजिबल कलर्स जो हैं नज़र आते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर गैस में या हर गैस के वेपर्स को या मॉलिक्यूल्स को जब हीट अप किया जाए तो वो इसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करें। कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट की जा सकती हैं। मसलन मुमकिन है किसी एलिमेंट से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं जब हम उनको प्रिज्म में से गुजारें तो हमें स्क्रीन के ऊपर वॉयलेट नज़र आए, इंडिगो जो है उसकी जगह एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आए, फिर उसके बाद हमें ग्रीन नज़र आए, येलो की जगह एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आए, और फिर बाकी के सारे कलर्स पूरे हों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ हमजा? सही फिर से समझा दें। मैं फिर से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा कि डिफरेंट टाइप के गैसेस को जब हमने हीट अप किए करते हैं, लाइक अदर मटेरियल, जैसे दूसरे मटेरियल्स को भी हीट अप करते हैं, तो दूसरे मटेरियल्स की तरह गैस के जो एटम्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जब वो एमिट करते हैं तो उन रेडिएशंस को हम प्रिज्म से गुजारते हैं या उन रेडिएशंस को हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारते हैं तो उनका स्क्रीन के ऊपर एक विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम की रेडिएशंस का इमेज बनता है। देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल को गर्म करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विजिबल स्पेक्ट्रम वाली ऑब्टेन कर सकें, लेकिन जाहिरी बात है अगर स्टूडेंट्स को कन्विंस करना है तो स्टूडेंट्स को कन्विंस करना ज़्यादा आसान है अगर मेरा स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट में फॉल करता हो, अगर मेरा स्पेक्ट्रम अल्ट्रा वायलेट में फॉल करता है, इंफ्रारेड में फॉल करता है, एक्सरेज में फॉल करता है, गैमा रेज में फॉल करता है, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स में फॉल करता है, तो बच्चों को दिखाना मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। क्या ख्याल है? जी सर। तो जानबूझकर मैं ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, पीरियोडिक टेबल से ऐसे एलिमेंट्स लूंगा, फिर उन एलिमेंट्स की सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में से ऐसी स्टेट को चूज करूंगा कि जिसका स्पेक्ट्रम जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करता हो। जैसे कि देखो, हमने बाकायदा साइंस के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये अपरेटस हमारे पास अवेलेबल है बच्चों को दिखाने के लिए कि सोडियम, जो कि तुमने सॉलिड फॉर्म में शायद देखा हो, सोडियम का जो वेपर होता है, जी सर, जो गैसेस फॉर्म में सोडियम है, वो इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है कि जब हम उसको प्रिज्म से निकाल के, यानी उसकी डिस्पर्शन करवा के, व्हाट इज दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट? सर the diffraction of light. The splitting of light into its 7 constituent colors. ठीक है? Yes sir. व्हाइट लाइट जो होती है वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। तो सोडियम वेपर की ये क्वालिटी है कि जब उसकी सोडियम वेपर के मॉलिक्यूल्स को, सोडियम वेपर्स को हीट अप किया जाता है तो ये जो लाइट इमिट करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करते हैं, वो प्योर व्हाइट लाइट होती है। ठीक है। उसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजारने के बाद स्क्रीन के ऊपर 7 रंग डिस्प्ले हो जाते हैं। जी सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि सोडियम के अलावा
और भी एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे कि जिनको जब हम हीटअप करेंगे तो वो प्रिज्म से गुजरने के बाद एग्जैक्टली वही 7 कलर्स डिस्प्ले करेंगे। ठीक सर। नहीं, विजिबल लाइट में जितने भी स्पेक्ट्रम फॉल करते थे जो डिफरेंट एलिमेंट से हमने ऑब्टेन किए, जब हमने स्पेक्ट्रम स्टडी किए तो पता चला कि बाज सिर्फ 3 कलर्स दिखाई देते हैं बाज के स्पेक्ट्रम में, बाकी के कलर्स मिसिंग है। बाज के स्पेक्ट्रम में 4 कलर दिखाई देते हैं, बाकी के कलर्स मिसिंग है। बाज के स्पेक्ट्रम में 5 कलर्स दिखाई देते हैं, बाकी के मिसिंग है। किसी में 6 दिखाई देते हैं, बाकी के मिसिंग है। आर यू विद मी? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, हर एलिमेंट के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक अटैच्ड है कि हाइड्रोजन के को गर्म किया जाएगा, हीटअप किया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स खास फ्रीक्वेंसी और खास वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेंगे, जो अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती हुई तो दिखाई देगी, वरना वो दिखाई नहीं देगी। और अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई भी दी, हो सकता है कि आपको 7 में से कोई एक कलर ही दिखाई दे या 2 कलर ही दिखाई दे। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपको पूरे 7 के 7 कलर्स दिखाई दे। ठीक सर। आर यू एग्रीड? यस। बेटा, इस बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी को लेकर इन लोगों ने जमीन पर बैठे हुए ये डिस्कवर कर लिया कि कौन सा स्टार कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है। जब किसी गैलेक्सी से या किसी स्टार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ये रिसीव करते हैं तो ये उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, उसको प्रिज्म से गुजारते हैं, उसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजार कर उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, और उस स्पेक्ट्रम से इन्हें पता चल जाता है कि उस स्टार के ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके पीरियोडिक टेबल का कौन कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक सर। ठीक है ना? वरना देखो ना कितनी अजीब बात लगती है कि हम जमीन पर बैठे हुए कह दें कि वो जो फलां गैलेक्सी में फलां स्टार है ना, उसके ऊपर हाइड्रोजन मिलती है, या फलां गैलेक्सी का जो फलां स्टार है ना वहाँ हीलियम गैस मौजूद है, या फलां गैलेक्सी का जो फलां स्टार है ना वहाँ सोडियम के वेपर मौजूद होते हैं। अब जमीन पर बैठे एक स्टूडेंट के ज़हन में तो यही बात आएगी ना कि आपको कैसे पता है जी कि वहां पर सोडियम वेपर मौजूद है। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, खासतौर पर लड़के। जी। तो ये तो हम साइंस वालों को पता है कि हमें कैसे पता है कि भाई उस फ्लां गैलेक्सी के फ्लां स्टार के ऊपर सोडियम वेपर मौजूद है। तो बेसिकली वहां से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि वैक्यूम से भी गुजर जाती हैं, आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वैक्यूम से पास कर जाती हैं। तो रास्ते में अगर वैक्यूम है तो तब भी वो गुजर के हम तक पहुंच रही हैं। तो उन रेडिएशंस को बाकायदा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से या प्रिज्म से गुजारने के बाद उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है और देखा जाता है कि स्क्रीन पर जो स्पेक्ट्रम बना है वो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, कि हीलियम की प्रॉपर्टी है, कि लिथियम की प्रॉपर्टी है, कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी है, किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। जी सर। ठीक हो गया हमजा? हाँ जी। आगे चलूँ बेटा? जी सर। ओके, अगली सिचुएशन ये है बेटा कि ये होता कैसे है। आप एक एलिमेंट अगर एमिट करता है फोटोन को, अब मैं फोटोन को भी तो इंट्रोड्यूस करूँ ना, इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में एक ख़ास कॉन्सेप्ट उनके साथ अटैच कर दिया है और कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसके अंदर एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में पाई जाती है। एनर्जी जो है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में पाई जाती है और वो ख़ास एनर्जी होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको क्वांटम फिजिक्स ने इस तरह से एक्सप्लेन किया। क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इजाज़त नहीं है कि वो कोई भी ऑर्बिट अडॉप्ट कर सकें। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ ख़ास ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिट कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से बेटा केमिस्ट्री वालों ने ये प्रूव किया, केमिस्ट्री वालों ने ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करके दिया कि हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो, उसके अराउंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। पढ़ा है कभी ये कॉन्सेप्ट? जी सर। बेटा आपने केमिस्ट्री पढ़ी है या पढ़ चुके हो या पढ़नी है? सर ओ लेवल तक की थी और A1 तक की थी, मैंने A2 में ड्रॉप कर दी थी। अच्छा, तो अब आप क्या क्या सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हो? सर बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ। ओके ओके, वैसे तो अक्लमंदी है इस बात में
कि जो चीज़ पे करियर बिल्ड करना हो उसको जल्दी ड्रॉप कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ के आप उसको। तो आगे क्या इरादा है आपका? सर आर्किटेक्चर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, सही हो गया। हाँ तो केमिस्ट्री की चलो मुझे के वैसे समझ नहीं आती, ओ लेवल में बहुत मुश्किल से समझ आई थी, ए किसकी? लेवल में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी केमिस्ट्री की। हाँ केमिस्ट्री की, सही है। वैसे नॉर्मली तो बच्चों का यही कॉन्सेप्ट होता है, बताते हैं कि फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री आसान है। ज़्यादातर बच्चे तो यही कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं कि जो कहते हैं कि केमिस्ट्री मुश्किल है। तो आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती थी? जी। व्हाट अबाउट बायोलॉजी? वो सर पता नहीं क्यों वो बहुत आसान लगती है। हाँ जी। पता नहीं क्यों वो बहुत आसान लगती है। अच्छा, ये वैसे बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चे कहते हैं कि सर लर्निंग इन्वॉल्व होती है, लॉजिक कोई नहीं है। हालांकि बायोलॉजी में लॉजिक्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे हमारे यहाँ। वो है मतलब उसके अंदर जिस तरह बायो का ये होता है कि जिस तरह आप न्यूमेरिकल दे देते हैं फिजिक्स और मैथ में, उस टाइम बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। उसके अंदर वो सीधी सीधी बात होती है कि ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता। वो कंसेप्चुअल होता हाँ, है, समझना पड़ता है। लेकिन फिर तुम मेडिकल डॉक्टर बन सकते हो यार, सर अगर वो तुम्हें बस बायोलॉजी अच्छी बड़ी बहन को देख लिया पढ़ाई करते हुए, उतनी है। हिम्मत नहीं अच्छा है। अच्छा। वैसे भी मेरी मतलब ये आर्ट्स वगैरह का वैसे ही दिमाग उधर ज्यादा चलता है। ओहो, हाँ नहीं सही बात है, डॉक्टर में पढ़ना बड़ा पड़ता है और सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है। इट्स गुड हमजा, अब ऐसे इतनी अवेयरनेस आती जा रही है हमारे बच्चों में भी और माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स में भी, कि अब जो बच्चा करना चाहे ना उसको वही करना चाहिए, ताकि कल को वो अच्छा परफॉर्म कर सके। अब मैंने अगर टाइम पे फैसला कर लिया होता कि मैंने टीचर बनना है, तो मैं आज बहुत आगे होता, लेकिन मैंने बहुत लेट मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे टीचर बनना चाहिए। अच्छा चलो आगे चलें। जी सर। राइट जी। देखो, क्वांटम फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, मसलन आप हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट अप करते हैं, जी सर। तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं, मैं एटम्स की टर्म्स में बात करता हूँ, H2 को छोड़ो तो मैं सिर्फ H की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, उसको जी सर। एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। केमिस्ट्री कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये जिन ऑर्बिट्स में ऑर्बिट कर रहे हैं बेटा, उन ऑर्बिट्स के साथ कुछ खास साइंस अटैच्ड है। ऐसा जी सर। नहीं है कि ये सब कुछ रैंडमली है हो रहा है। अल्लाह ताला ने बड़ी खास वैल्यूज के साथ उन खास ऑर्बिट्स को सिलेक्ट किया है। कहा जाता है कि अर्थ जहां ऑर्बिट कर रही है, अगर वहां से फ्यू मिलीमीटर्स सन के करीब होती, या फ्यू मिलीमीटर्स सन से दूर होती, मैं मिलीमीटर्स की बात कर रहा हूं, स्पेस के अंदर जहां पर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की बात होती है, वहां पर मिलीमीटर्स की क्या औकात है। तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर अगर लाइफ पॉसिबल हुई है, तो अर्थ के ऑर्बिट के, अर्थ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम, जो रेडियल डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको हम ऑर्बिटल डिस्टेंस बोलते हैं, ये रेडियल डिस्टेंस या ऑर्बिटल डिस्टेंस जो है, इसके साथ एक खास साइंस अटैच्ड है। और अल्लाह ताला ने लाइफ को अलाउ ही वहां किया हुआ है जहां पर ये खास डिस्टेंस मौजूद होगा, जहां पर इस खास, वहीं पर सिर्फ इस खास मैस का जो स्टार है, इसको खास मैस का जो प्लेनेट है, जिसको आप अर्थ बोलते हो, ये ऑर्बिट कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से केमिस्ट्री वालों ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो वो कुछ खास ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिट करते हैं। ऐसा जी हो सर। ही नहीं सकता कि वो उनके अलावा कहीं और जाएं। मसलन हाइड्रोजन के साथ जो ऑर्बिट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स की रिसर्च ने प्रूव करके दिए हुए हैं, वो ये हैं, लेफ्ट साइड पर जाउल्स में वैल्यू लिखी हुई है, राइट साइड पर इस एनर्जी लेवल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखी हुई है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी होती है और जाउल्स भी एनर्जी होती है, ऐसा ही है जी ना सर। हमजा? जी। तो ये जो पहला एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन का, अब तुम हैरान हो गए ये बात सुन के कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं
ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये एट्थ है। यहां पर इस डायग्राम के अंदर 7-8 ऑर्बिट्स दिखाए हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक अकेला। तो कितनी अजीब बात लगती है कि सेकेंड ऑर्बिट एम्प्टी है, थर्ड ऑर्बिट एम्प्टी है, थर्ड फोर्थ एम्प्टी है। फिर ये देखो दरमियान में पहले और दूसरे के दरमियान कितना बड़ा गैप है। इस एम्प्टी स्पेस में कोई ऑर्बिट ऐसा नहीं, इस एम्प्टी स्पेस में कोई ऑर्बिट ऐसा नहीं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने की इजाजत है। बेटा वो जैसे कुरान में लिखा हुआ है ना कि जो सूरज को जो कहा है उसने उसी ऑर्बिट को फॉलो करना है, अर्थ को जो कहा है उसने उसी ऑर्बिट को फॉलो करना है। बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह ताला ने इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ऑर्बिट्स रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते हैं। अच्छा, पता कैसे चला कि जी हाइड्रोजन के अंदर भी ये ऑर्बिट्स हैं? चलो, हायर जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस एलिमेंट के अंदर, उसके अंदर तो पता चल गया, लेकिन हाइड्रोजन में हमने कैसे पता कराया? मैं बताता हूं आपको। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन के एटम्स के को हीटअप किया जाए, यानी हाइड्रोजन गैस के एटम्स को अगर हीटअप किया जाए तो क्या होता है कि वो एक खास एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खास फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, आज अगर मैं हीट एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक्चुअली इंफ्रा रेड रेडिएशंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं बेटा, वो भी फोटॉन से बनती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। जी सर। समझ में आई ये बात? हाँ जी। तो आज मैं जब हीट एनर्जी बोलता हूं, या इस चैप्टर में जब मैं हीट एनर्जी बोलता हूं, तो आपके जहन में फौरन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट, इंफ्रारेड रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इंफ्रारेड रेडिएशंस के पास भी फोटॉन्स ही होते हैं। ठीक सर। और आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन से जो एनर्जी लेता है, अगर वो उसके वर्क फंक्शन के बराबर है तो वो क्या करेगा? ये देखो, इस एनर्जी लेवल से अगर उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो जीरो लेवल में आ जाए, तो जीरो लेवल का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस के सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। देखो, आपकी अर्थ, आपके सन का सोलर सिस्टम जो है वो प्लूटो तक जाता है। जी सर। आखिर जाहिर है प्लूटो के बाद कोई ना कोई डिस्टेंस है ना, जहां पर सन का की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाती है। जी सर। बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड भी वो एनर्जी लेवल या वो पॉइंट कि जहां वर्क फंक्शन के बाद वो पहुंच जाता है। तो यहां पर बेसिकली वर्क फंक्शन एनर्जी क्या है? अगर आप हाइड्रोजन के एटम को रिमूव करना चाहते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये वाली एनर्जी माइनस ये वाली एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो जीरो लेवल में चला जाए। ठीक है? लेकिन ये देखा गया कि कुछ और फोटॉन्स भी हैं जिनको वो ऑब्जर्व करता। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको वर्क फंक्शन एनर्जी के बराबर वाला फोटोन चाहिए। ठीक है? जी सर। लेकिन अगर आप इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर फोटोन प्रोवाइड करेंगे, यानी आप इसको एक ऐसी इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोवाइड करें कि जिस इंफ्रारेड रेडिएशन के एक फोटोन की एनर्जी इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होगा, तो ये बात कंफर्म की गई एक्सपेरिमेंटली, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब है कि वो जंप करके इस लोअर एनर्जी लेवल से इस हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। आर यू विद मी हमजा? जी सर। नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसलिए मैं -3.4 को हायर एनर्जी लेवल बोल रहा हूं और -13.6 को लोअर एनर्जी लेवल बोल रहा हूं। सर वैसे इधर नेगेटिव वैल्यूज क्यों होती हैं? जी बेटे, इधर से नेगेटिव वैल्यूज क्यों होती हैं? नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि इतना वर्क डन करना पड़ेगा अगर उसको न्यूक्लियस में से बाहर निकालना है। तो ये वर्क डन तो आपका चला गया ना सिर्फ उसकी लेवल्स को रेस करने में। लेवल्स को रेस क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अल्टीमेटली जीरो लेवल पे आए और वो उसकी सरफेस से बाहर एमिट करे। ये वही बात है कि जो वर्क फंक्शन एनर्जी है, बेसिकली वो एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी, वो नेगेटिव एनर्जी है जो आपको लाजमी खर्च करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है। ठीक हो गया? यानी हमें ये खर्च करनी पड़ती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ज़ाया करनी पड़ती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही,
लेकिन ये कॉस्ट करनी पड़ती है हमें, हम इस एनर्जी को कॉस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी वो होती है जो जीरो लेवल से ऊपर है और जिससे फिर आप आगे फर्दर वर्क डन ले सकते हैं। मतलब ये जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, ये अब चली गई, ये वर्क डन करने के काबिल नहीं रही। ठीक है, वैसे ठीक यही है वर्क फंक्शन एनर्जी होगी, जी बेटा। और यही वर्क फंक्शन एनर्जी होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इस लेवल से लेकर इसको जीरो लेवल तक लाने में जो एनर्जी स्पेंड हो जाती है, यही वर्क फंक्शन एनर्जी है। ठीक है। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव एनर्जी इसलिए कह रहे हैं कि अब आगे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन को माइनस करके जो बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी वो है। ठीक है। ठीक हो गया ना। तो अब अगर हमने उस काइनेटिक एनर्जी से कोई वर्क डन करवाना है तो उसके लिए हमें कॉस्ट करनी पड़ी है। क्या कॉस्ट करनी पड़ी है? ये नेगेटिव एनर्जी, ये वर्क फंक्शन एनर्जी। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बेटा देखा गया है कि इन एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर अगर आप कोई इंफ्रारेड रेडिएशन का फोटोन प्रोवाइड करते हो हाइड्रोजन के एटम को, तो वो उसको फौरी तौर पर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब करके इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब सिचुएशन ये बेटा कि नेचुरली वहां पर इन एनर्जी लेवल्स में भी रहने के लिए कुदरत ने इसको टेम्पोररी इजाजत दी है। एक्चुअली तो नेचर ने इसको यहां रखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को इस लेवल में रहना चाहिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस लेवल में रहना होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर भी उसको तमाम कंडीशंस इलेक्ट्रॉन्स को सूटेबल नहीं मिलती। तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसने वापस आना है अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में। जाहिर है कि अगर उसने वापस आना है तो उसको वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी फोटोन की शक्ल में, उस एनर्जी को उसको रिलीज करना पड़ेगा फोटोन की शक्ल में। ठीक है। गॉट इट? जी सर। हमसा क्या ख्याल है, आगे चलूं या ठीक है? ऐसे में सर अभी इधर रुक जाते हैं, क्योंकि ये अभी मतलब थोड़ा थोड़ा इसको मुझे हाँ मैं समझने में भी वक्त फील कर रहा लगेगी। था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वैसे भी अभी तकरीबन 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन मुझे और चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर की। तो फिर इकट्ठी एक ही दफा जब एक्सप्लेनेशन देंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, बजाय इसके कि मैं ब्रेक करके इसको 2 हिस्सों में एक्सप्लेन करूं। ठीक सर। ठीक है, जी सर। तो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए ठीक है, कल मुलाकात होती है। ठीक सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।